विजयगढ़ एक बेहद खूबसूरत और खुशहाल गांव था, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती थी। हरे भरे खेत, नीले आसमान और चारों ओर फैली हरियाली। गांव के लोग आपस में प्रेम और अपनापन से रहते थे। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। इसी शांत और सुकून भरे गांव में माधव अपनी पत्नी और 5 साल की प्यारी बेटी के साथ रहता था। माधव मेहनती किसान था, दिन रात खेतों में काम करता ताकि अपने परिवार का जीवन स्नेह और सादगी से चलता रहे। अरे ओ मालती, खाने की पोटली तैयार हुई कि नहीं? देर हो रही है, बैलों को भी खोलना है अभी। बस आ रही हूँ जी। सरा रोटी उतार रही थी, परवल की सब्जी बनाई है, आपकी पसंद की। लीजिए जी, गर्मा गर्म खाना रखा है, रास्ते में ठंडा हो जाएगा पर स्वाद बना रहेगा। अरे भाई, तुम्हारे हाथ की बनी परवल तो जैसे अमृत लगती है, बिना खाए मन नहीं भरता। आप भी ना बस यूं ही तारीफ किए जाते हैं। कुछ मीठा भी रखा है, गुड़ की चक्की गुड़िया के लिए भी बचा ली है। ठीक है, देखो मालती, आज देर हो जाएगी, शायद खेत की मेड़ ठीक करनी है। ठीक है जी, लेकिन धूप तेज है, बीच बीच में पानी पी लीजिएगा और थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा, सारा दिन खड़ते हैं। हाँ, ध्यान रखूंगा। तुम भी खुद को ज्यादा मत थकाना, गुड़िया का ख्याल रखना। जाए जी, राधे राधे। भगवान आपका दिन शुभ करे, जल्दी लौट आएगा, गुड़िया आपका इंतजार करेगी। राधे राधे मालती, अब चलता हूँ। इतना कहकर माधव खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसके 2 दोस्त मिल जाते हैं। अरे माधव, आज तो बड़े जल्दी उठ गए भाई, क्या बात है? सूरज निकले ना निकले तू खेत की राह पकड़ ली। अरे गोपाल, जो किसान देर करे उसकी फसल भी देर से मुस्कुराती है। आज काम थोड़ा ज्यादा है, इसलिए सोचा जल्दी निपटा लूं। काम बाद में करना भाई, पहले जरा मौसम देख ले। लग रहा है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही गिरने वाली है, खेत में टिकना मुश्किल हो जाएगा। अरे तुम दोनों को तो हर साल यही डर लगा रहता है, ठंड ठंड करते रहो पर काम का नाम नहीं लो। किसान अगर मौसम से डर गया तो फिर खेत कौन संभालेगा? हाँ भाई, तू तो बड़ा बहादुर किसान है। कल जब बर्फ जैसी हवा चलेगी तब देखेंगे तेरी ये बहादुरी कहाँ जाती है। हवा चले या तूफान, खेत तो अपना है और अपनी मिट्टी से डर कैसा? ठंड को भी आदत डालनी पड़ेगी माधव से। ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा, पर जब ठंड सच में पड़ेगी ना, तब हमारी बात तुझे जरूर याद आएगी। तुम दोनों बस बातों में दिन निकालो, मैं चलता हूँ, खेत बुला रहा है। देर कर दी तो बैल भी नाराज हो जाएंगे। इतना बोलकर माधव खेत की ओर निकल जाता है। माधव अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी उसे धन से बचने और पैसे कमाने की एक तरकीब सूझती है। सब कहते हैं कि इस बार ठंड खूब गिरेगी, तो क्यों न मैं अभी से ही लकड़ियां जमा करने लगूं। जब ठंड आएगी और सबके घरों की आग बुझने लगेगी, तब लोगों को लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और मैं ही उन्हें दूंगा। देखो भाई, काम भी मेरा, फायदा भी मेरा। खेत में दिन भर खटने से अच्छा है कि थोड़ा दिमाग लगाया जाए। अगर आज से शुरू कर दूं तो महीने भर में इतना इकट्ठा कर लूंगा कि गांव का हर घर मुझसे ही लकड़ी खरीदेगा। मालती भी खुश हो जाएगी, गुड़िया के लिए कुछ नए कपड़े भी ले आऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा, मेहनत भी होगी और ठंड में परेशानी भी नहीं। अब वक्त सोच को काम में बदलने का, चल माधव लग जा जुटाने में। इतना सोचकर माधव अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद वह अपने घर पहुंच जाता है।
अरे जी, आप इतनी जल्दी लौट आए? बोले तो थे कि आज देर हो जाएगी। सब ठीक तो है ना? कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? अरे नहीं रे मालती, ऐसी कोई बात नहीं, बस सोच में एक बात आ गई दिमाग में, एक बढ़िया तरकीब सूझी तो सीधा घर चला आया। तरकीब? कैसी तरकीब? सब काम छोड़कर घर चले आए? जरूर कुछ बया सोच लिया होगा आपने। देख मालती, सब कहते हैं इस बार ठंड बहुत पड़ेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से ही लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगूं। जब ठंड बढ़ेगी तब सबके घर में आग जलाने की जरूरत पड़ेगी और तब उन्हें लकड़ी बेचूंगा, सब मेरे पास आएंगे और मैं अच्छे पैसे कमा लूंगा। खेत का काम भी रहेगा और थोड़ा बहुत कारोबार भी हो जाएगा। अरे ये तो बड़ी समझदारी की बात सोच ली आपने जी। सच कहूँ तो गांव में किसी को इतना आगे का ख्याल नहीं आता। अगर समय रहते लकड़ियाँ जमा कर ली तो ठंड के दिनों में आधा गांव आपका एहसान मानेगा। हारे यही तो सोच रहा था, अब शाम से ही जंगल की तरफ निकल जाऊंगा। धीरे धीरे इतनी लकड़ी इकट्ठा कर लूंगा कि सर्दी में घर भी गर्म रहेगा और जेब भी। भगवान करे आपकी ये सोच रंग लाए। मैं भी शाम को मदद कर दूंगी, गुड़िया को सुला कर लकड़ियाँ बांध दूंगी। वाह भाई मालती, तू तो सच्ची साथ ही निकली। अब देखना इस बार ठंड हमें परेशान नहीं करेगी बल्कि हमारे लिए बरकत लेकर आएगी। फिर शाम के वक्त माधव जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने निकल जाता है। कुछ दूर चलते हैं उसे एक जगह पर बहुत सारे सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। वाह रे भगवान, आज तो किस्मत खुल गई, इतने सारे सूखे पेड़। और मैं सोचता था कि लकड़ियाँ जुटाने में हफ्तों लगेंगे, यहाँ तो आधा काम तो आज ही हो जाएगा। चल माधव, अब देर न कर, जितनी जल्दी लकड़ियाँ काटेगा उतनी जल्दी घर में गर्मी आएगी और जेब में पैसे। अरे रामो, इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही जोर की पड़ रही है रे। सुबह सुबह अंगुलियाओं तक सुन हो जाती है। चूल्हा भी जैसे आग नहीं पकड़ता, सब लकड़ियाँ गीली पड़ी है। हाँ भौजी, सही कह रही हो। अब तो लगता है पिछले साल की सर्दी भी इसके आगे कुछ नहीं थी। ऊपर से बारिश के आसार भी दिख रहे हैं। अगर बरसात पड़ गई तो लकड़ी सुलगानी भी मुश्किल हो जाएगी। हाँ और सुनो, माधव रोज जंगल जाता है, लकड़ी काटने कहता है। ठंड के दिनों में काम आएगी, बड़ा सयाना बन गया है वो भी। अरे भोजी, सयाना तो है ही, पर भगवान करे इस ठंड से कोई बीमार ना पड़े। खेतों में काम ठप पड़े है और घरों में चूल्हे तक मुश्किल से जल रहे हैं। लगता है इस बार ठंड का कहर कुछ ज्यादा ही होने वाला है। वही दूसरी तरफ माधव रोज जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काट कर अपने घर ले आता। एक सुबह जब माधव जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था तब रास्ते में उसे फिर से गोपाल और भीम मिल जाते हैं। अरे ओ माधव, जरा ये तो बता, तू रोज रोज जंगल में लकड़ी काटने क्यों चला जाता है? अब तो तेरे घर के आंगन में ही लकड़ी के ढेर लगे होंगे। कहीं कोई नया काम शुरू करने का सोच रहा है क्या, या फिर कोई राज छुपा रहा है? सही कहा गोपाल, हमने तो कभी किसी को इतना मेहनती नहीं देखा। सुबह होते ही कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है, शाम को गटहर लादे लौटता है। अब तो पूरा जंगल तेरी कुल्हाड़ी की आवाज़ पहचान गया होगा। बोल ना भाई, क्या कर रहा है तू? इतनी लकड़ी आखिर काम कहाँ आएगी तेरी? अरे रे, तुम दोनों भी ना, कुछ बड़ा नहीं, बस मालती ने कहा था कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी तो सोचा थोड़ा ज्यादा जमा कर लूं। अपने घर का चूल्हा तो जलता रहे ना भाई। फिर गांव के कुछ बूढ़े लोग भी हैं जो ठंड में लकड़ी नहीं काट पाते, उन्हीं के लिए थोड़ा बहुत साथ ले आता हूं। और फिर सच्ची बात तो ये है कि जंगल में रहकर मन को भी सुकून मिलता है। हवा ठंडी है, पेड़ों की खुशबू है, क्या मजा है। अब तुम लोग मत समझो कि माधव कोई व्यापारी बन गया है, बस यूं समझ लो अपने मन और मौसम दोनों को खुश रखने का तरीका है मेरा।
माधव की बातें उन दोनों को अजीब लगी, लेकिन दोनों ने उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। माधव रोज जंगल जाता और ढेर सारी लकड़ियां काट कर अपने घर ले आता। धीरे धीरे उसने अपने घर में लकड़ियों का भंडार जमा कर लिया था। अब गांव में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब माधव अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा हुआ था, मात्र 10 रुपए में लकड़ियां ले जाओ। जब सभी गाँव वाले महादेव के घर के बाहर वह बोर्ड लगा देखते हैं तो सभी को माधव की चतुराई का पता चल जाता है कि वह क्यों हर रोज सूखी लकड़ियां काटने जंगल जाता था। अरे देखो देखो तो सही, कैसा चालाक निकला ये माधव। पहले तो बड़ा सीधा साधा बनता था और अब देखो गांव वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं तो लकड़ी बेचने का धंधा खोल लिया। शर्म भी नहीं आई इसे, अपने ही लोगों से पैसे ले रहा है। यही तो कह रहा हूँ, जब रोज जंगल जाता था तब हमने सोचा कि भला अपने घर की तैयारी कर रहा है, पर ये तो पूरा व्यापार जमा कर रहा था। अब 10 रुपए की लकड़ी में भी फायदा कमा रहा है। हम जैसे गरीबों की धन को अपने जेब का माल बना दिया इसने। भाई, जिसे अपने पेट की पड़ी हो वो दूसरों की ठिठुरन क्या समझेगा। इतना लालच भी ठीक नहीं होता। सब गांव वाले एक दूसरे की मदद करते हैं और ये माधव तो जैसे गांव से ऊपर हो गया। कल तक साथ में बैठकर बातें करता था और आज पैसे लेकर लकड़ी देगा। है भगवान, क्या जमाना आ गया। अरे अब बस बस बहुत हुआ। वो माधव क्या अकेले आदमी है, जंगल जाकर लकड़ी लाता है। हम भी जाएंगे कल सुबह सुबह, काट लाएंगे ढेर सारी लकड़ियाँ। देखा जाएगा, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सही कहा रे रघुनाथ, जब वो जा सकता है तो हम क्यों नहीं। जंगल किसी के बाप की जमीन थोड़े है, सब जाकर काट लाओ लकड़ी। सर्दी सबको लगती है तो मेहनत भी सबको करनी चाहिए। अब कोई माधव का मुझ नहीं देखेगा। यह बात जब माधव को पता चलती है तो वह चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि अगर गांव वाले भी अपनी अपनी लकड़ियां जंगल से काट लेंगे तो उसका व्यापार सफल नहीं हो पाएगा। अरे मालती, सुनकर बड़ा तगड़ा झटका लगा। अगर सब लोग जंगल जाकर लकड़ियां काट लेंगे तो मेरा जो मेहनत का सारा फल बैठ जाएगा। यह जो छोटा सा धंधा लगा रखा है वही तो इस ठंड में हमारी कमी पूरी कर रहा था। अब क्या करूं, लोग गुस्से में है, कल सुबह ही निकलने का बोल रहे हैं। फिर तो एक ही दुआ करेंगे, काश बारिश हो जाए। अगर अच्छे से बरसात पड़ गई तो लोग जंगल जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। रास्ते की भीचर और मिट्टी गीली हो जाएगी, लकड़ियाँ भी गीली हो जाएगी और तुम्हारा काम बना रहेगा। कुछ ही देर में रात हो जाती है और वह दोनों सो जाते हैं। आधी रात को आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरों की हवा के साथ बारिश होने लगती है। बारिश होने के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रात भर इतनी ज्यादा बारिश हो जाने के बाद अब जंगल के सारे पेड़ गीले हो जाते हैं, जिससे कि एक भी सूखी लकड़ियां नहीं बचती। सुबह होते होते बारिश बंद हो जाती है। जब मालती और माधव ये सब देखते हैं तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। अरे देखो जी, भगवान ने हमारी सुन ली, कैसी जोरदार बारिश हुई है। रात भर जरा देखिए, सभी लकड़ियाँ तो भीग गई है। अब कौन जाएगा जंगल लकड़ी काटने। गांव वाले कल जितना जोश दिखा रहे थे न, आज सब घरों में रजाई ओढ़े बैठे होंगे। मैंने ही तो कहा था न, काश बारिश हो जाए। लो हो गई। अब देख मालती, ऊपर वाले ने भी मेरा साथ दे दिया। बारिश ने तो जैसे मेरे लिए ही काम कर दिया। अब सारे गाँव वाले मेरे ही दरवाजे पर आएंगे लकड़ी लेने, कोई भी जंगल नहीं जा सकेगा। अब सोच तो जरा, जब मांग बढ़ेगी तो दाम भी तो बढ़ेंगे ना। अब 10 रुपए की लकड़ी में क्या रखा है, इतनी मेहनत की है, ठंड झेली है, दिन रात जंगलों में घूमता रहा हूँ। अब थोड़ा फायदा तो बनता ही है। मैं कहता हूँ आज से लकड़ी 20 रुपए की होगी, जिसे चाहिए ले जाए, जिसे महंगी लगे ठंड में। ठिठुरे अब माधव किसी का मुहताज नहीं, सबको मेरी जरूरत है। जी मेहनत तो आपने बहुत की है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर भगवान ने मदद की तो उसमें उसका भी हिस्सा है। जरूरत से ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। गाँव वाले सब अपने ही है, अगर दाम बढ़ा दोगे तो लोग मन में रंज रख लेंगे। पैसे कमाना बुरा नहीं, पर दुआ भी तो साथ चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगी, जैसे भगवान ने वक्त बदला, पैसे ही कभी पलट भी सकता है।
अरे बस कर मालती, तू हमेशा डर की बातें करती है। गाँव वाले जब मुझे बेवकूफ बना रहे थे तब किसी ने हमारा साथ दिया था क्या? अब जब वक्त मेरा है तो मैं क्यों पीछे हटूं? जो मेहनत मैंने की है उसका फल भी तो मैं ही खाऊं। 10 रुपए बहुत कम है, अब 20 रुपए दूंगा और जो चाहे वो ले जाए। ठंड है, सबको आग चाहिए और आग अब सिर्फ मेरे पास है। तू देखना आज पूरा गांव मेरे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। अब वक्त है माधव का, किसी की दुआ या बद्दुआ से कुछ नहीं होगा। अपने पति की ये बात सुनकर मालती को बहुत दुख होता है और माधव अपने घर के बाहर लगा हुआ बोर्ड बदल देता है और उसमें लकड़ियों का दाम 10 रुपए से 20 रुपए किलो कर देता है। ये सब देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। हमसे हारी, अब तो भगवान ही बचाए सुनाए। रात भर लकड़ियां भी भीग गई है। जंगल में अब कोई काट नहीं सकता, सबको मजबूर होना पड़ेगा उसी माधव से लेने। लेकिन याद रखना, ऐसी कमाई कभी टिकती नहीं जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढे। उसके घर की आग खुद बुझ जाती है। सही बोल रही है। दोनों देखो कैसे गर्भ में अंधा हो गए हैं। वो हमने समझाया था कि जरूरत से ज्यादा लालच मत कर, पर नहीं, अब देखना ऊपर वाला कैसे हिसाब बराबर करेगा। जो आग वो बेच रहा है ना, वही किसी दिन उसके अपने घर को जला देगी। सच में अब तो गांव के लोग बस मन ही मन कोस रहे हैं। उसे पर ठंड इतनी बढ़ गई है कि कोई बोल भी नहीं सकता। मजबूरी आदमी को कितना छोटा कर देती है। फिर सभी गांव वाले मायूस और लाचार होकर बची खुची लकड़ी से ही आग तापते हैं। माधव का लकड़ियों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। सारे गांव वाले उसी से ही लकड़ी खरीद रहे थे, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो रही थी। माधव के पास धन के साथ साथ घमंड भी बढ़ता जा रहा था। बेटा माधव, जरा कुछ सूखी लकड़ी दे दे। रात भर से आग ठंडी पड़ गई है, ठंड से हड्डियां जम रही है। अम्मा, लकड़ी कोई मुफ्त की चीज नहीं होती, ये बेचने के लिए है, दान बांटने के लिए नहीं। पैसे तो इस वक्त नहीं है मेरे पास, पर कल चौपाल से जो अनाज मिलेगा तब तेरा उधार चुका दूंगे। बस आज की रात गुजर जाए किसी तरह। उधार में तो लोग भगवान को भी भूल जाते हैं। तू तो बूढ़ी और गरीब है, कहाँ से चुकाएगी? बेटा, सर्दी किसी की जात नहीं देखती। अगर तेरे घर में आग जल रही है तो समझ ले किसी की सांसें बच सकती है। भगवान तुझे और देगा अगर तू एक बूढ़ी की मदद कर देगा। मेरे पास समय नहीं है तेरे रोने धोने का। जा, जहाँ से आई है वही लौट जा। बहुत ठंड लग रही है तो कोई और रास्ता देख ले, लेकिन लकड़ी यहाँ से बिना पैसे के नहीं मिलेगी। लाख मांगने पर भी मादा ने बूढ़ी अम्मा को एक सूखी लकड़ी तक नहीं दी। बूढ़ी औरत निराश होकर चुपचाप वहां से चली जाती है। अब माधव का घमंड काफी बढ़ चुका था, पर उसे पता नहीं था कि अहंकार ही इंसान के अंत का कारण होता है। एक दिन माधव को अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था। तभी वह सख्त भाव से मालती से कहता है, सुन मालती, मैं आज शहर जा रहा हूँ, कुछ बड़े सौदे करने हैं। जब तक मैं लौटूं तो किसी को भी लकड़ी मत देना, चाहे वो बूढ़ी अम्मा ही क्यों ना हो। अब ये समय दान पुण्य का नहीं, व्यापार का समय है। जिसने दान दिया वही लकड़ी ले जाएगा। माधव जी, मैं जानती हूँ कि आपने मेहनत से ये सब कमाया है, पर दूसरों की तकलीफ देखकर कभी पखर दिल नहीं होना चाहिए। वह बूढ़ी अम्मा ठंड से कांप रही थी, पर ओढ़ने को चादर तक नहीं थी। जरा सा लकड़ी दे देते तो आपका कुछ नहीं जाता, उल्टे पुण्य ही मिलता। ईश्वर सब देखता है, और जो दूसरों के दुख पर मुस्कुराता है उसका सुख भी टिकता नहीं। अरे तू कुछ नहीं समझती मालती, ये दया की बातें अब छोड़ दे। मैं अब गरीब माधव नहीं रहा। आज लोग मुझसे लकड़ी खरीदने को तरसते हैं। अरे तू कुछ नहीं, जिस दिन मैं शहर में पैर रखूंगा मेरा नाम चारों ओर होगा। नाम तो होगा माधव जी, पर भगवान करे वो नाम भलाई से हो, अभिमान से नहीं। याद रखे, धन से घर बनता है, पर दया से संसार टिकता है। अगर आपके दिल की गर्मी ठंडी हो गई
तो ये लकड़ियों की गर्मी भी किसी काम की नहीं रहेगी। मालती सहम जाती है, वह कुछ नहीं बोलती। मालती अंदर ही अंदर समझ जाती है कि विनाश की घड़ी नजदीक आ चुकी है। माधव अपने काम के सिलसिले में घर से निकल जाता है। अब घर में सिर्फ उसकी पत्नी मालती और 5 साल की बेटी गुड़िया ही थी। मालती घर के बाहर बैठकर बाकी औरतों के साथ आग ताप रही थी और गुड़िया घर के अंदर खेल रहे थे। गुड़िया को ठंड लग थी और गुड़िया अभी बहुत नादान थी। उफ, कितनी ठंड है आज। मम्मी तो बाहर बैठी है, गुड़िया को तो बहुत ठंड लग रही है। मम्मी यही लकड़ियाँ जलाती है ना आग के लिए। अगर मैं थोड़ी सी आग लगा दूं तो गर्म हो जाएगा। बस एक ही तीली जलाऊंगी, फिर जल्दी से बुझा दूंगी। मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। गुड़िया को नहीं पता था कि एक लकड़ी में आग लगने से सारी लकड़ियों में आग लग जाएगी। उसने एक लकड़ी में आग लगा दी। लकड़ियाँ सूखी थी, इसलिए देखते ही देखते सभी लकड़ियों में आग लग जाती है। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल जाती है। उनका पूरा घर जलने लगता है और मल्टी बाहर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। कोई भी गाँव वाला आगे बढ़कर माधव के बेटे को बचाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि माधव ने थोड़े से पैसे के लिए सब पर अत्याचार किया था। थोड़ी देर में घर जलकर राख हो जाता है और माधव का बेटा उसी में जल के मर जाता है। जब माधव वापस लौट कर आता है तो उसकी पत्नी रोते हुए उसे सारी बात बताती है और माधव भी रोने लगता है और उसे अपनी गलती की सजा मिल जाती है।